हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फन विद सब्जेक्ट के इस नए वीडियो में। आज हम मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं। मुग़ल एम्पायर से पहले हम दिल्ली सल्तनत पर अपने कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें पहले देख लें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो इसे लाइक करें। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें मैंने एक स्लाइड में मुग़ल एम्पायर की बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं। मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम बैटल ऑफ पानीपत 1526 टू द 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इब्राहिम लोदी, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, एंड बाबर, दैट वाज आउटसाइडर, के बीच में लड़ा गया। फाइनली बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड established Mughal dynasty in India. While last Mughal ruler Bahadur Shah Jafar was sent to the Rangoon by British Indian government after first war of independence. इस तरीके से हम देखते हैं कि अप्रॉक्स 331 ईयर्स का ये जो शासनकाल है ये मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर के रूप में जाना जाता है, जिसमें लैटर मुग़ल और ग्रेटर मुग़ल को डिवाइड किया गया है। सोर्सेज ऑफ मुग़ल एम्पायर। सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। किसी भी सोर्स को दो ही पार्ट में बांटते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो मुग़ल एम्पायर के लिटरेरी सोर्सेज में देखें तो तुजुके बाबरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, आईने अकबरी एंड अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, मुंतखाब उल तवारीख रिटन बाय बदायूनी, तारीखे एल्फी रिटन बाय मुल्ला दाऊद एंड पातशाहनामा रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। ये कुछ बुक्स हैं जो हमें अब उपलब्ध हैं और हमें इन बुक्स के पढ़ने से ये बात पता चलती है कि मुग़ल एम्पायर के समय में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे रेवेन्यू कलेक्शन होता था, आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, या एम्पायर को किस तरीके से डिवाइड करके एक सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं स्ट्रक्चर की स्थापना की गई थी। सम अदर रिलीजन्स बुक वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाय अकबर्स रेन, like Mahabharat was translated into the Persian language under title of रज़्मनामा। महाभारत का पारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से अकबर के संरक्षकता में हुआ। रामायण बाय बदायूनी एंड अथर्ववेद बाय सरहंदी। अबुल फजल ऑल्सो ट्रांसलेटेड पंचतंत्र। ये बहुत ही लैंडमार्क लिटरेचर था। रामायण, महाभारत, विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र और अथर्ववेद, जिसमें कि हम पुरातन साहित्य और सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, उनका भी ट्रांसलेशन पारसी में अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर इनकी महत्व को जानता था। आईने अकबरी इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। जो मुग़ल एम्पायर है, मुग़ल एम्पायर की जो बेसिक बुक है वो है आईने अकबरी। बाबर और हुमायूं को इतना समय नहीं मिला कि वो अपने बारे में कुछ लिख पाएं, इसलिए अकबर ने जब एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना कर ली तो उसे अपने वंश के गौरव को नोट कराने या रिकॉर्ड कराने का एक ख्याल आया। ऐसे में उसने एक विद्वान अबुल फजल को ये कार्य सौंपा, जिसने कि आईने अकबरी के नाम से एक बुक लिखी और इसमें वंश क्रम को, उसके विकास के क्रम को, आर्किटेक्चर को और किस तरीके से क्या घटनाएं हुई उनकी सिलसिलेवार एक विवरण अबुल फजल के द्वारा दी जाती है। अबुल फजल ने इस बुक के 5वें भाग में अकबर की ऑटोबायोग्राफी, वंशक्रम और अपनी खुद की बायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन दिया है। आईने अकबरी का पहला पार्ट
डिटेल्स ऑफ इम्पीरियल हाउस को लेकर के है। सेकेंड पार्ट में सर्वेंट्स ऑफ एम्परर, मिलिट्री सिस्टम और सिविल सर्विसेज का जिक्र है। थर्ड बुक में इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन और शासन के विभागों के बारे में बताया गया है। फोर्थ बुक हिंदू फिलॉसफी, साइंस और इंडियन कल्चर को दिखाती है। पांचवी बुक का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ऑल मुगल एम्परर वर द ग्रेट बिल्डर्स एक्सेप्ट औरंगजेब। ग्रेटर मुगल में 6 शासक आते हैं जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। हुमायूं और बाबर ने बहुत कुछ नहीं बनवाया क्योंकि उनके पास समय नहीं मिला। औरंगजेब अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण ऐसा नहीं कर सका। सो बीच के 3 जो एम्परर हैं जिनमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां हैं, इन्होंने इंडिया में आर्किटेक्चर को लेकर के एक बहुत ही अपनी रुचिपूर्ण व्यवस्था दिखाई और काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों का निर्माण इन्होंने कराया। सबसे पहला स्मारक हुमायूं टॉम्ब, जो कि हुमायूं की वाइफ हामिदा बानो की संरक्षकता में शुरू हुआ, इसे पर्शियन आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया। फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द आगरा, ये एक प्लेस है। अकबर मेड इट एज अ होमेज टू द सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। कहा यह जाता है कि अकबर को संतानोत्पत्ति न होने के कारण जब उन्हें एक बच्चे की प्राप्ति हुई तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में यहाँ पर कई सारे कंस्ट्रक्शन करवाए। अकबर गॉट अ सन सलीम आफ्टर विजिटिंग दरगाह। पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा एंड अ मॉस्क डेडिकेटेड टू शेख सलीम चिश्ती वर बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1578। तीसरे नंबर पे आगरा फोर्ट। Agra fort was built by Akbar from 1565 to 1573 on the bank of Yamuna. Later, Shahjahan built Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas and Moti Masjid at Agra fort. इस तरीके से देखा जाए तो आगरा फोर्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन अकबर के द्वारा है और उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन शाहजहां द्वारा है। ताजमहल चौथे नंबर पर, built by Shahjahan in the memory of Mumtaz Mahal from 1631 to 1653 at the bank of river Yamuna. उस्ताद ईसा खां डिजाइन्ड इट। ये 4 मीनारों के बीच में एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर पर वाइट मार्बल का कंस्ट्रक्शन है जो वर्ल्ड फेमस है और वर्तमान में विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। 5 नंबर पर जामा मस्जिद, बिल्ट बाय शाहजहां बाय 1650 and to 1656, biggest mosque in India. There are 11 hall on its face accommodating thousands of the people. जामा मस्जिद इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें हज़ारों लोग, हज़ारों नमाज अदा करने वाले व्यक्ति एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ईद और कई शुभ अवसरों पर यहाँ पर सामूहिक नमाज अदा की जाती है। रेड फोर्ट, built by Shahjahan after decision of transfer capital to Delhi from 1639 to 1648. Its western gateway is known as a Lahori Gate. Peacock throne, जिसे हम तख्ते ताउस कहते हैं, was also placed in Red Fort in Delhi. Later, Aurangzeb built Moti Masjid in Red Fort, Delhi. So, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया, जो कि एकमात्र अच्छा निर्माण है औरंगजेब के नाम पर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनफल्स ट्राई कलर फ्रॉम रेड फोर्ट एट दिल्ली। वर्तमान समय में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हमारे रेड फोर्ट से जो फ्लैग होस्टिंग की जाती है वो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। इस तरीके से रेड फोर्ट आज हमारे प्राचीनतम स्मारकों में से एक है। मुगल डायनेस्टी का विवरण एक क्रोनोलॉजी है जिसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। बाबर 1526 to 1530, हुमायूं 1530 to 40 and 55 to 56. These 2 parts हुमायूं के शासनकाल के हैं। इनके बीच में शेर शाह सूरी, जिसने कि हुमायूं को थोड़े समय के लिए हराया था, 1540 से लेकर के 1555 तक वो और उसके सक्सेसर्स रूल किए, इसलिए उसे हम ब्लू कलर से अलग से लिख रहे हैं। अकबर 1556 to 1605,
golden time of Mughal Empire. Jahangir 1605 to 1627, शाहजहां 1628 to 1658, औरंगजेब 1658 to 1707। ये ग्रेटर मुगल का टाइम था। यहाँ पे 6 एम्परर ने शासन किया। इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को समझते हैं। मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की जान थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था को जाट और सवार 2 पार्ट में बांटा गया था। मनसबदारी का मतलब था निश्चित संख्या में घुड़सवारों की व्यवस्था करने का हक। जाट जो थे उनकी सैलरी और उनके सवार निश्चित होते थे। जितना ऊंचा जाट किसी व्यक्ति को दिया जाता था वो उतना ही रेस्पेक्टेड और प्रेस्टिजियस माना जाता था। सवार का मतलब हॉर्स राइडर को अरेंज करने का टाइम उनके पास होता था। 10 से लेके 5000 तक का मनसबदार दिया जाता था। 5000 तक का मनसबदार रॉयल प्रिंस को मिलता था। पूरे सिस्टम को प्रोविंस, सूबा, सरकार, परगना, तहसील और विलेज में बांटा गया था। इनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे चलती थी? तो एम्पायर जो थी, हेड एम्पायर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी, वहां पर एम्परर ही हेड होता था। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड मिलिट्री, सारे डिपार्टमेंट का जो फाइनल डिसीजन था वो एम्परर करता था। लेकिन सेंट्रल लेवल पर वजीर हेड ऑफ रेवेन्यू होता था। दीवान रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर था। मीर बख्शी हेड ऑफ द मिलिट्री, नोबेलिटी, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय व्यवस्था थी जो कि राजधानी में होती थी। राजधानी को 12 सूबा या प्रोविंस में बांटा गया था, जिनमें गवर्नर, सूबादार, सिपह सालार या नाजिम, ये चारों नाम एक ही व्यक्ति के होते थे। दीवान इसमें होता था इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, एंड फौजदार होता था जो कि बख्शी के अंडर में काम करता था। सरकार और परगना के बाद नीचे परगना लेवल पर जो सिस्टम था उसमें सिकदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। कंबाइंड फौजदार एंड कोतवाल दोनों को मिलाकर एक होता था। ऊपर के लेवल पर इस जगह पर 2 अधिकारी नियुक्त होते थे, एडमिन और कानून, आमीन और कानून गो। ये रेवेन्यू ऑफिशियल से होता था। शासन की सबसे नीची इकाई विलेज होती थी, जिसमें मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार हुआ करते थे। क्या मुगल एम्पायर में स्टेप लिए गए जिससे कि यूनिटी और एकता को बढ़ाया जा सके? तो अकबर के समय में लिए गए कुछ प्रयासों को हम देख सकते हैं। पहला प्रयास, अकबर एबॉलिश्ड पोल टैक्स और जिजिया कर, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, मुस्लिम रूलर को संरक्षित करने के कारण। सेकेंड, पोस्ट वर अलॉटेड टू द हिंदूज फॉर ऑल्सो टॉलरेंस सिचुएशन या टॉलरेंस पॉलिसी। टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हिंदूज को भी कोर्ट में कुछ पोस्ट दी गई थी। इबादत खाना वॉज बिल्ट इन 1575 टू यूज कॉमन कॉन्वर्सेशन। मजहर डिक्लेरेशन इन 1579 मेड अकबर द हाइएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट। दीन इलाही वॉज promulgated by Akbar in 1580, इसे हम सुलह कुल की पॉलिसी कहते हैं। एंड अ बिग translation department was set up by Akbar in order to translate other literature's book into Persian in order to enrich Persian knowledge। तो इस तरीके से अकबर ने हमेशा अपने सिस्टम को अच्छा और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। I request you all stay connected with us. Kindly like, subscribe and share the video so that other may be also benefited, and do mention in comment box what else we can do in order to improve the quality and the content of our channel. Thank you for watching.